हेलो स्टूडेंट, जीके भाई देवेंद्र सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम राजस्थान के पुरातात्विक स्रोतों की बात कर रहे थे, जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे हम साहित्यिक स्रोतों की भी बात करेंगे। एक तरह से हम ये कहें कि ये जो टॉपिक है अपना गागर में सागर की तरह है, क्योंकि आगे पढ़ने वाले जितने भी जो टॉपिक हैं, खासकर गुर्जर प्रतिहार, मेवाड़ राजवंश, बीकानेर राजवंश, इसके साथ साथ चौहानों की बात करें, सामंतवाद की बात करें, तो उन सब का सार है एक तरह से कंप्लीट अभिलेख, साहित्य, सिक्के, पुरालेखीय सामग्री, विभिन्न इतिहासकार, इनकी हम बात करने जा रहे हैं इस टॉपिक में। तो अति महत्वपूर्ण टॉपिक न केवल है, बल्कि आरएस से लेकर हमें पटवार कांस्टेबल तक के सभी प्रकार के एग्जाम में बहुत सारे ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन मिलते हैं और श्योरिटी भी 100% रहती है इस टॉपिक से क्वेश्चन की। तो हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को। पुरातात्विक स्रोत की बात कर रहे थे हम, और पुरातात्विक स्रोत में आज कुछ एक मध्यकालीन शब्दावली जो है, यहां से हमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 5-7 महत्वपूर्ण शब्दों की बात कर लेते हैं हम। तो पुरातात्विक स्रोत में पुरालेख या पुरालेखीय सामग्री के बारे में बात करने जा रहे हैं हम। पुरालेख को हम अंग्रेजी में आर्चीव्स भी कह देते हैं, और इसमें मुख्य रूप से जितने भी शासकीय और गैर शासकीय पत्र व्यवहार, विभिन्न नियम, विभिन्न पत्रावलियां, साहित्यिक स्रोत जो है, इसके अलावा विभिन्न जो लिखित सामग्री है उसको रखा जाता है। खासकर बादशाहों की द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को, मनसबदारों को, या फिर जो राजा है एक दूसरे राजा को या बादशाह को जो पत्र व्यवहार करता था, ये समस्त जो एक तरह से सामग्री है उसको पुरालेखीय सामग्री कहा जा रहा है। और पुरालेखीय सामग्री की बात करें तो इसमें हम प्रशासन के विभिन्न एक तरह से पत्र व्यवहार संबंधी या फिर नियमों संबंधी संग्रह को कह सकते हैं। तो एक तरह से शासकीय भी हैं और गैर शासकीय आदेश, पत्र व्यवहार, इसके अलावा अन्य लिखित जो साक्ष्य हैं उनको हम पुरालेखीय सामग्री में रखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहले बात करते हैं फरमान की। अति महत्वपूर्ण शब्द है जो हमें बार बार पूछा जाता है। खासकर हम समाचार पत्रों में भी एक तरह से विभिन्न अधिकारियों के आदेशों के संदर्भ में इस शब्द को पढ़ते रहते हैं। फरमान जो है वो कीवर्ड देखा जाए तो शाही आदेश होता है, अर्थात इसको दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो मुगल बादशाह है उसके द्वारा अपने जो अधीनस्थ शासक या फिर जो अन्य मनसबदार वगैरह होते हैं, उन सबको जो जारी किया जाता था, बादशाह की मुहर से जारी किया जाने वाला जो आदेश होता था उसको फरमान कह दिया जाता था। हम आधुनिक भारत में फर्रुखशियर के समय देखते हैं कि कंपनी में बहुत सारे जो व्यापारिक प्रतिनिधि हैं वो बादशाह से शाही आदेश लेते रहते थे एक तरह से, तो उसको भी फरमान कहा जा रहा है। और रीट का अपना एक क्वेश्चन आधुनिक भारत से था दस्तक। तो दस्तक जो है वो भी एक शुल्क मुक्त व्यापार पत्र के संदर्भ में यूज लिया जाता है आधुनिक भारत में। तो मुगल काल में, मध्यकालीन भारत में हम बात करें तो फरमान एक शाही आदेश हुआ, जो कालांतर में यूरोपीय कंपनियों के लिए भी बादशाह जो है वो आदेश जारी करते थे। तो कीवर्ड हमेशा शाही आदेश रहेगा। फरमान के बाद नंबर 2 मंसूर। मंसूर जो है वो एक तो मुगल काल में जहांगीर के चित्रकारों की जब हम बात करते हैं तो जहांगीर के समय पशु पक्षियों का महत्वपूर्ण चित्रकार जो है वो भी मंसूर था। ठीक वैसे ही जब हम सूफी संतों की बात करते हैं तो एक सूफी संत जो प्रारंभिक समय में भारत आते हैं, मंसूर का उल्लेख हमें मिलता है। 10वीं शताब्दी के सूफी संत थे। लेकिन यहाँ प्रशासनिक शब्दावली में मंसूर हम देखते हैं कि बादशाह की उपस्थिति में शहजादे द्वारा जारी आदेश, जो केवल एक ही बार जारी किया गया था 1658 में उत्तराधिकार युद्ध के समय शाहजहां की उपस्थिति में औरंगजेब ने
आदेश जारी किया था और उसके संदर्भ में मंसूर कह दिया जाता है। ये औरंगजेब के संदर्भ में अति महत्वपूर्ण बात है। तो मंसूर जो है वो बादशाह की उपस्थिति में शहजादे द्वारा जारी आदेश होता था, जबकि फरमान जो है वो शाही आदेश है। खुद बादशाह जो है अपनी हस्ताक्षर सहित जो आदेश जारी करता था उसको फरमान कह दिया जाता था। इन दो शब्दों के बाद आगे बढ़ते हैं और अगला अपना एक महत्वपूर्ण शब्द जो है वो परवाना आता है। परवाना जो है शासक द्वारा, कोई भी शासक, राजा, बादशाह, शासक द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को जो आदेश जारी किया जाता था, जो पत्र व्यवहार करता था एक तरह से शासक और अधीनस्थ कर्मचारियों के, तो उसको परवाना कह दिया जाता था। एक शब्द आता है खरीता, शब्दावली में महत्वपूर्ण है, जो पूछा जा सकता है। खरीता जो है वो एक राजा द्वारा दूसरे राजा के साथ किया जाने वाला पत्र व्यवहार कहलाता था। खरीदा अर्थात एक राजा जब दूसरे राजा के साथ एक तरह से विभिन्न संदेशों का आदान प्रदान करता है पत्रों के माध्यम से, तो उसको खरीदा कहा जा रहा है। एक आता है अर्जदास्त, ये अर्जी के संदर्भ में हम कह सकते हैं। और अर्जदास्त जो है अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी है उसके साथ किया जाने वाला पत्र व्यवहार या उसको दिया जाने वाला आदेश जो है वो अर्जदास्त, एक तरह से पत्र व्यवहार के संदर्भ में हम यूज लेते हैं इस शब्द को, आदेश तो नहीं कहा जा सकता। अर्जदास्त एक अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए जो पत्र व्यवहार होता है। खरीता एक राजा अपने पैरेलल जो शासक है उसके साथ दूसरे राजा से जो पत्र व्यवहार कर रहा है। परवाना शासक द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ जो व्यवहार हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला, मुगल बादशाह द्वारा अपने अधीन मनसबदारों या शासकों के लिए जो एक तरह से अपने मुहर सहित आदेश जारी किया जाता था उसको निशान कह दिया जाता था। कई बार निशान शब्द को एक तरह से शहजादों और बेगमों के आदेशों से भी जोड़ दिया जाता है, तो ये भी हम कह सकते हैं शहजादों या बेगमों द्वारा किए जाने वाले जो आदेश होते हैं, जारी आदेश जो होते थे अधीनस्थ कर्मचारियों को, उसको भी निशान कह दिया जाता है। लेकिन थोड़ा सा और ज्यादा ऑथेंटिक हम कहें तो बादशाह जब अपने मनसबदार को, अधीनस्थ जो मनसबदार होता था, जो पद धारण करने वाला अधिकारी होता था, मनसब पद को कह देते हैं, मनसबदार को अपनी मुहर सहित जो शाही आदेश जारी होता है उसको निशान कहा जाता था। महत्वपूर्ण शब्दावली है। निशान जो है वो ध्वज या पताका को भी हम कह देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला एक शब्द आता है कि मध्यकाल में विभिन्न शासकों के प्रतिनिधि मुगल दरबार में बैठते थे और मुगल दरबार की जो दैनिक घटनाएं हैं उनकी जानकारी एक तरह से अपने शासकों तक पहुंचाते थे। तो ये जो जानकारी है और जो जानकारी देने वाले वकील कहलाते थे और उनकी जो रिपोर्ट है, दैनिक जानकारी, दैनिक गतिविधियों की संबंधी जो रिपोर्ट है वो वकील रिपोर्ट कहलाती थी। इसका मतलब था कि बादशाह के दरबार में विभिन्न शासकों या जागीरदारों के प्रतिनिधि जो वकील के रूप में रहते थे, प्रतिनिधियों द्वारा अपने शासक को, जो जागीरदार या शासक है, अपने शासकों को जो प्रतिदिन की दरबार की घटनाओं की जो जानकारी है वो दी जाती थी, वो एक तरह से वकील रिपोर्ट कहलाती थी। ये भी एक महत्वपूर्ण शब्दावली है। राजस्थान के संदर्भ में हम देखें तो अति महत्वपूर्ण रहेगा कि राजस्थान के ज्यादातर शासकों ने मुगल दरबार में अपने प्रतिनिधि छोड़ रखे थे, जो मुगल दरबार की दैनिक घटनाओं की जानकारी अपने अपने शासकों को, एक तरह से आश्रयदाताओं को भेजते रहते थे समय समय पे। तो ये कुछ एक शब्द है और आगे हम सामंतवाद की जब बात करेंगे तब भी हम इन शब्दों की और ज्यादा व्याख्या करते रहेंगे। कुछ नए शब्द भी हमारे सामने आएंगे। इसके अलावा जो शब्द हैं उसमें हम देखते हैं कि राजकीय जो अधिकारी होते थे उनके पत्र व्यवहार को भी, सामान्य जो पत्र व्यवहार है उसको रुक्का कह दिया जाता था। तो ये
अधिकारी टू अधिकारी, राजकीय अधिकारियों का आपसी पत्र व्यवहार रुका कहलाता है। बहुत सारे शब्द हैं, महत्वपूर्ण निशान रहेगा, वकील रिपोर्ट रहेगा, फरमान बार बार पूछा ही जा रहा है, इसके साथ साथ मंसूर भी याद रखें, और खासकर पटवार कांस्टेबल के जितने भी विद्यार्थी हैं, रीट के जितने भी विद्यार्थी हैं, शब्दावली बेस्ट पेपर ज्यादा आ रहा है तो ध्यान दें। आगे बढ़ते हैं और इसी पुरालेखीय सामग्री को और ज्यादा आगे बढ़ाकर हम आज कुछ बात कर लेते हैं विभिन्न संग्रहालयों की, जो एक तरह से उत्खनन में प्राप्त या लिखित साहित्य के रूप में जितने भी एक तरह से उपलब्ध ग्रंथ हैं, दुर्लभ साहित्य हैं या फिर पुरातात्विक स्रोत हैं, उन सबको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी संग्रहालय की होती है। तो सबसे पहला प्राचीनतम राजस्थान का संग्रहालय माना जाता है अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। तो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जो है उसकी अवस्थिति है जयपुर में। दूसरा इंपॉर्टेंट कि राजस्थान का सबसे प्राचीन, सबसे पहला संग्रहालय कह सकते हैं इसको, इसके निर्माता राम सिंह सेकंड आते हैं और राम सिंह द्वितीय के समय निर्मित उद्घाटन प्रिंस अल्बर्ट द्वारा किया गया था। लगभग 1876 ईस्वी की ये बात थी और बाद में जनता के लिए 1886 ईस्वी में खोला गया। तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम संग्रहालय या म्यूजियम, जिसमें एक तरह से हम देखते हैं कि पुरातात्विक सामग्री और दुर्लभ जो ग्रंथ है, पांडुलिपियां हैं, उनका संरक्षण हमें यहाँ पे मिलता है। एक यूनिक बात, और यहाँ पे अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जो है उसमें मिस्र से, अर्थात मिस्र की सभ्यता में हम देखते हैं कि शवों को सुरक्षित रखा जाता था और शवों को मम्मी कहा जाता था। तो एक तुतु नामक महिला की मम्मी सब सुरक्षित है विभिन्न रसायनों का लेप करके। तो 55 वर्षीय एक उच्च परिवार से संबंध रखने वाली महिला मम्मी तुतु जो है उसका सब सुरक्षित रखा गया है। ये इस अल्बर्ट हॉल म्यूजियम की विशेष यूनिक बात है जो हमें ट्यूशन के रूप में पूछी जा सकती है। सबसे प्राचीन संग्रहालय की भी जब भी बात होगी तो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम का ही नाम आएगा। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के बाद आगे बात करते हैं विभिन्न जिलों में जो संग्रहालय है, म्यूजियम है, उनके संदर्भ में हम बात करें तो देखें, राजस्थान पुरातत्व विभाग, पुरातत्व एवं संग्रहालय भी कह देते हैं या विभाग, पुरातत्व संग्रहालय या संरक्षण विभाग भी कह दिया जाता है। इसकी स्थापना 1950 में हुई। यहां से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमें मिल सकता है कि जब राजस्थान पुरातत्व संरक्षण विभाग की स्थापना की बात की जाए तो 1950 में इसकी स्थापना होती है। आजादी के जस्ट बाद की बात थी। राजस्थान में पुरातत्व का जो जनक है, पुरातत्व का पिता है, वो एलसी कार्लाइल को माना जाता है। तो कार्लाइल जो है वो पुरातत्व विभाग के जनक माने जाते हैं। राजस्थान में जितनी भी ऐतिहासिक धरोहर है, लगभग 222 जो ऐतिहासिक स्मारक है, उनको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी पुरातत्व एवं संरक्षण विभाग की है, जो जयपुर में स्थापित है, 1950 में स्थापित हुआ। इसके जनक कार्लाइल आते हैं। और भारत में पुरातत्व के जनक की बात करें हम तो भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के जनक माने जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंगम। ये इस बार पहले लेक्चर का क्वेश्चन हुआ। शुरुआत में हमने ये भी देखा था 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। उसी के एक कार्यालय है ये पुरातत्व संरक्षण विभाग जयपुर का, जो विभिन्न ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी रखता है। लगभग 222 जो स्मारक है, धरोहर है, उसको सुरक्षित रखने का काम भी कर रहा है। वर्तमान में इसके द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका है, जो विभिन्न एक तरह से प्रदर्शनों या फिर ऐतिहासिक धरोहर की जानकारी देने वाली है, तो द रिसर्चर पत्रिका का नाम है। द रिसर्चर जो पुरातत्व एवं संरक्षण विभाग
प्रकाशित करता है, वार्षिक पत्रिका। आगे बढ़ते हैं। इस कड़ी में संग्रहालयों में हम देखते हैं तो हनुमानगढ़ में सर छोटू राम राजकीय संग्रहालय, छोटू राम के नाम से, इसके संस्थापक जो है स्वामी केशवानंद आते हैं, जो राजस्थान में किसान आंदोलनों के, खासकर उत्तरी राजस्थान में किसान आंदोलनों के जनक माने जाते हैं। पंजाब के निवासी थे केशवानंद। ठीक वैसे ही जैसे शेखावटी के किसान आंदोलनों में ठाकुर देशराज का, विजय सिंह पथिक का बिजोलिया किसान आंदोलन में योगदान मानते हैं, ठीक वैसे केशवानंद ने छोटू राम संग्रहालय की स्थापना की थी। इसका कार्यालय जो है, मुख्यालय है, ये कस्बा संगरिया जो हनुमानगढ़ में है। इसमें मुख्य रूप से हम देखते हैं कि उनका व्यक्तिगत संपत्ति का और वस्त्रों का प्रदर्शन है। इसके साथ साथ सर छोटू राम संग्रहालय में जो महाराजा रणजीत सिंह हैं, उनके रणजीत सिंह के दरबार की फोटो भी है। और 1921 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस अर्थात राजाओं की एक परिषद जो गठित हुई थी, खासकर रियासती राजाओं के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंध तय करने के लिए, तो इसकी फोटो भी प्रदर्शित है। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस 1921 में था। प्रथम चांसलर गंगा सिंह को बनाया गया था। तो रणजीत सिंह के दरबार की और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की फोटो दर्शनीय है यहाँ पर। इसके अलावा सर छोटू राम संग्रहालय का समय समय पर अवलोकन जो है भारत के विभिन्न प्रधानमंत्रियों ने किया है, जिनमें एक तरह से जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्रियों में से एक श्रीमती इंदिरा गांधी, और इसके साथ साथ चौधरी चरण सिंह जो है, उन्होंने समय समय पर इस संग्रहालय का अवलोकन किया। तो इसके संदर्भ में हमें दो महत्वपूर्ण बातें मिलती है। इसके अलावा संग्रिया और केशवानंद के संदर्भ में हम बात करें तो किसान आंदोलनों में भी, और सर छोटू राम संग्रहालय के एक तरह से संस्थापकों में से भी एक क्वेश्चन मिल सकता है। हनुमानगढ़ में ही दूसरा जो राजकीय संग्रहालय है वो कालीबंगा के नाम से है, कालीबंगा संग्रहालय। जब हमने सिंधु सभ्यता की बात की तब ये देखा कि कालीबंगा जो है सिंधु सभ्यता की एक महत्वपूर्ण साइट है जो राजस्थान में अवस्थित है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को तीसरी राजधानी भी बताया था संपूर्ण सभ्यता की। तो कालीबंगा के उत्खनन में जितनी भी सामग्री मिली है वो कालीबंगा संग्रहालय में सुरक्षित है। लगभग 1985 में हनुमानगढ़ में इस संग्रहालय की नींव रखी गई, और यहाँ पर हमें कालीबंगा में जितने भी एक तरह से पुरातात्विक स्रोत के रूप में खुदाई में, उत्खनन में विभिन्न जो उपकरण वगैरह, या फिर एक तरह से हम देखते हैं विभिन्न मुद्राएं वगैरह ये मिली है, उन सब का प्रदर्शन है। तो जूते खेत के प्रदर्शन, अन्नागार के संदर्भ में विभिन्न जो ताम्र और कांस्य उपकरण हैं, उन सब का प्रदर्शन यहाँ पर कालीबंगा संग्रहालय में किया गया है। तो कालीबंगा एक साइट भी है सिंधु सभ्यता की, और राजकीय संग्रहालय जो हनुमानगढ़ में अवस्थित है, कालीबंगा से संबंधित जो सामग्री है उसका हमें एक तरह से जानकारी देता है। कालीबंगा तीसरी राजधानी के संदर्भ में हमें क्वेश्चन पूछा गया था, जो संपूर्ण सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के संदर्भ में डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं। ये घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं और अगले एक लोक संस्कृति के संरक्षण की मुख्य जिम्मेदारी निभाने वाला एक तरह से चूरू में अवस्थित संग्रहालय, राजकीय संग्रहालय। तो लोक संस्कृति संग्रहालय चूरू, इसके संस्थापक आते हैं सुबोध कुमार अग्रवाल। तो सुबोध अग्रवाल द्वारा स्थापित था, एक तरह से गोविंद अग्रवाल की स्मृति में चूरू में स्थापित किया गया ये राजकीय संग्रहालय, एक तरह से व्यक्तिगत प्रयासों से। और इसमें हम देखते हैं कि खासकर चूरू, नागौर, बीकानेर की जो सामान्य लोक जीवन की झांकी है उसकी प्रदर्शनी यहाँ पे हमें मिलती है विभिन्न फोटो के रूप में।
प्रदर्शनी के रूप में सामान्य लोक जीवन की झांकी देने वाला मुख्य संग्रहालय है। और इसने बहुत सारी जो दुर्लभ पुस्तकें हैं उनको समय समय पे प्रकाशित किया है। 21 दुर्लभ पुस्तकों का संग्रह भी किया है। और वर्तमान में एक तरह से ये राजस्थानी लोक कथा कोश का संकलन भी कर रहा है, संग्रह भी कर रहा है। ये एक तरह से लोक कथाओं से संबंधित एक संग्रह है, दुर्लभ पुस्तक है, उसका संकलन ये जो है चूरू का लोक संस्कृति संग्रहालय कर रहा है। इसके अलावा चूरू में ही एक तरह से नाटा वैली के संदर्भ में देखते हैं कि मालचंद जहांगीर का परिवार जो है हाथीदांत और चंदन की वस्तुओं पर कलाकारी के लिए प्रसिद्ध है, तो वो भी व्यक्तिगत प्रयासों से स्थापित संग्रहालय हुआ। अपने 3rd ग्रेड का एक क्वेश्चन था सरस्वती पुस्तकालय के संदर्भ में। तो सरस्वती पुस्तकालय सीकर का राजकीय संग्रहालय है और खासकर फतेहपुर में स्थापित है। फतेहपुर का मुख्य पुस्तकालय सरस्वती पुस्तकालय के नाम से फतेहपुर सीकर में अवस्थित है। और यहाँ पर एक तरह से दुर्लभ जो साहित्य है, प्राचीन साहित्य है, उसका संकलन किया गया है। ये अपना 3rd ग्रेड का क्वेश्चन था। सरस्वती पुस्तकालय की अवस्थिति पूछी गई थी, तो फतेहपुर सीकर में इसकी अवस्थिति है। सीकर का जो राजकीय संग्रहालय है वो राजकुमार हरदयाल सिंह के नाम से स्थापित है। तो राजकुमार हरदयाल राजकीय संग्रहालय सीकर 2006 के लगभग स्थापित हुआ संग्रहालय था। और इसमें हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण सामग्री के तौर पर पुरातात्विक सामग्री है, जो खासकर हमें सीकर की नीम का थाना में अवस्थित जो ताम्र युगीन सभ्यताओं में से एक है गणेश्वर, इससे प्राप्त सामग्री है। तो गणेश्वर से प्राप्त तांबे के बाणाग्र, इसके अलावा मछली पकड़ने के कांटे, इसके अलावा विभिन्न मृदभांड और अन्य जो उपकरण हैं उनको सुरक्षित रखा गया है। यहाँ पर उनका संग्रह राजकुमार हरदयाल राजकीय संग्रहालय सीकर जो जिला मुख्यालय पर अवस्थित है उसमें रखा गया। तो सीकर से संबंधित महत्वपूर्ण एक तरह से 2 राजकीय संग्रहालय हो गए, एक फतेहपुर का सरस्वती पुस्तकालय और एक राजकीय हरदयाल राजकीय संग्रहालय सीकर में। आगे बढ़ते हैं और आगे एक यूनिक राजकीय संग्रहालय की बात कर लेते हैं, प्राकृतिक संग्रहालय, जो हमें क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अभी तक इसके बारे में कम पूछा गया, लेकिन एक तरह से राजस्थान का अनोखा संग्रहालय कह दिया जाता है उसका। राजस्थान का एकमात्र अनोखा संग्रहालय है। इस संदर्भ में अनोखा है कि हमें जीवों और वनस्पति के विकास की जानकारी देने वाली विभिन्न जो कॉन्सेप्ट है उसके संदर्भ में एक तरह से विभिन्न पुस्तकों का संकलन यहाँ पर प्राकृतिक संग्रहालय में किया गया है। इसका मुख्यालय जो है या इसकी अवस्थिति जो है वो जयपुर में है और इसके संस्थापक वन्य जीव विशेषज्ञ कैलाश सांकला थे। तो कैलाश सांकला द्वारा स्थापित ये राजस्थान का एकमात्र अनोखा संग्रहालय है जो जीवों और वनस्पति के विकास के क्रम के बारे में हमें जानकारी उपलब्ध कराता है। इसके अलावा जयपुर में बहुत सारे राजकीय संग्रहालय हैं जिनकी हम आगे बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला एक अपना 2nd ग्रेड का भी क्वेश्चन हुआ, खासकर युद्ध संग्रहालय के संदर्भ में पूछा गया क्वेश्चन था। तो जैसलमेर में 2 संग्रहालय हैं, युद्ध संग्रहालय, वार म्यूजियम की स्थापना युद्ध संग्रहालय जैसलमेर लगभग 2015 में सरकार के प्रयासों से स्थापित हुआ था। और भारत पाक जो युद्ध हुआ था, खासकर लोंगेवाला का युद्ध, उसमें प्रयुक्त जो टैंक और जहाज है उसके नमूने यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। तो युद्ध संग्रहालय की अवस्थिति पूछी गई थी हमें, तो युद्ध संग्रहालय जैसलमेर में है। भारत पाक युद्ध की जानकारी देने वाला एक तरह से महत्वपूर्ण संग्रहालय है। लोंगावाला जो युद्ध हुआ था उसके संदर्भ में और जहाज के नमूने यहाँ पर प्रदर्शित है। जैसलमेर में ही सोनारगढ़ किले में दूसरा जो राजकीय संग्रहालय है
पुस्तकालय भी हम उसको कह रहे हैं। तो उस पुस्तकालय को नाम दिया गया है जिन चंद्र सूरी भंडार, जो एक जैन मुनि है। जिन चंद्र सूरी राजकीय संग्रहालय है। इसकी अवस्थिति भी जैसलमेर है और इसमें हम देखते हैं कि खासकर जैन ग्रंथों के साथ साथ पाली, प्राकृत, संस्कृत और राजस्थानी की दुर्लभ पुस्तकों का यहाँ पर संग्रह मिलता है। जिन चंद्र सूरी भंडार जो राजकीय संग्रहालय है वो सोनार किले में अवस्थित है, सोनार किले में, जैसलमेर में। तो युद्ध संग्रहालय के संदर्भ में पूछा गया था, जिन चंद्र सूरी के संदर्भ में, जैसलमेर के संदर्भ में हमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और आगे एक अगला राजकीय संग्रहालय अरबी फारसी शोध संस्थान। यूनिक इसलिए है कि अरबी और फारसी भाषाओं या उसके साहित्य को समर्पित है। इसकी स्थापना 1978 में करवाई गई। अवस्थिति इसकी एकमात्र मुस्लिम रियासत राजस्थान की टोंक आती है, वहां पे इसकी अवस्थिति है और इसकी स्थापना टोंक के तीसरे नवाब मोहम्मद अली द्वारा करवाई गई थी। और मोहम्मद अली ने ईरान, मिस्र और अरब से कुछ विद्वानों को बुलाकर एक तरह से अरबी फारसी साहित्य का संकलन करवाया। तो खासकर इन विद्वानों का योगदान रहता है। अरब, मिस्र, इराक और ईरान के जो विद्वान हैं उनको बुलाया गया, आमंत्रित किया गया। यहाँ पर दो यूनिक बातें, दो यूनिक पुस्तकों का संकलन हमें मिलता है। खासकर औरंगजेब के समय आलमगीरी कुरान और शाहजहां के समय कुरान कमाल, दो फारसी की पुस्तकों का एक तरह से हमें यहाँ पर संकलन मिलता है। तो टोंक के संदर्भ में पूछा जा सकता है और खासकर अरबी और फारसी जो भाषा है उसके साहित्य के लिए वैसे तो अरबी फारसी शब्दावली का जो संकलन राजकीय अभिलेखागार बीकानेर में भी है। आगे इसी श्रृंखला में अन्य संग्रहालयों की हम बात करेंगे। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।